हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की जो है एनसीईआरटी फिजिक्स की, जिसमें चैप्टर नंबर है 5 लॉज ऑफ मोशन, मतलब गति के नियम। और वो गति के नियम किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिया है, इसलिए चैप्टर का नाम है न्यूटन के गति के नियम भी लोग कहते हैं। तो एनसीईआरटी में जो है उसमें है कि गति के नियम का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो गति होती है वो कैसे होती है, इसमें और क्या समस्याएं होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होता है, तमाम चीज़। कोई पिंड है, कोई मास है, उसी के बारे में पढ़ेंगे 100% एनसीईआरटी। और जैसा कि आपने कल देखा है कि नीट जो है 2021 का रिज़ल्ट आ गया और सारे के सारे जो टॉपर्स हैं उनका भी हमने जो है अपलोड कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सरसाइज करने की। भले उनका जो है चाहे जिस कोचिंग वाले ने ऐड छापा हो ना, वो तो पैसे का खेल है, लेकिन मेन सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही है। तो इसलिए एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि जब टॉपर खुद कह रहा है कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है तो निश्चित ही आपकी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कल मैंने बताया भी था कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है नीट के लिए। ये भी बताया था कि नीट 2023 की तैयारी जो बच्चे अभी 11th में हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर दें नीट 2023 की, तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब होता है गति के नियम। आप लोग अपनी जो है किताब जो है खोल लीजिए और हम लोग पढ़ाई करेंगे कि आखिर क्या होता है, कैसे। तो ये क्लास पूरी हिंदी में है और उसको अच्छे से देखिएगा। तो हम आते हैं कि आइए सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ से हम पूछेंगे कि आइए सबसे पहले हम अपने सामान्य अनुभवों के आधार पर क्या है इस प्रश्न के उत्तर का अनुभव लगाएं कि हमारे पास साम्यावस्था में पड़ी फुटबॉल को गति प्रदान करने के लिए किसी न किसी को उस पर क्या है अवश्य ठोकर मारनी होती है। किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने के लिए हमें उसे ऊपर की ओर क्या है प्रेक्षित करना पड़ता है। मंद पवन पेड़ की शाखाओं को झुका देती है, प्रबल वायु का झोंका तो भारी पिंडों तक को भी लुढ़का देती है। बहती नदी किसी के न खेने पर भी नाव को क्या है गतिमान कर देती है। तो स्पष्ट किसी पिंड को विराम से गति में लाने के लिए किसी वाह साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास आते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार गति को रोकने एवं अथवा क्या है मंद करने के लिए भी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। किसी आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कती किसी गेंद को उसकी गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर रोका जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाते हैं ताकि आप पहले एनसीईआरटी देख लिया करिए और एनसीईआरटी के बारे में अच्छे से समझिए, जानिए, तभी आपको अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ क्या है मोशन, गति के नियम। और ये आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11th की एनसीईआरटी का। क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर है ये 5। कौन सा है भैया? चैप्टर नंबर 5 इसे हम लोग कहते हैं। लॉज ऑफ मोशन का मतलब है बेटा गति के नियम, गति के नियम। तो अभी ने हमने एनसीईआरटी पढ़ करके उसकी भूमिका तैयार कर दी है कि हम देखेंगे आखिर गति के नियम कैसे हैं और गति का नियम क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे कोई ये बॉल है और ये बॉल क्या है रुकी हुई है। अभी ये बॉल क्या है रुकी हुई है और ये बॉल तब तक रुकी रहेगी जब तक इस पे क्या है कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। तो उनके कहने का मतलब है कि किसी विरामावस्था में जो वस्तु है क्या है विरामावस्था में जो गति वस्तु है उसको हम लोग कैसे मोशन में लाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये हमारे पास था तो इस गेंद पे, यही गेंद क्या है यहाँ पे इस तरफ गति करने लगी। कब? जब हम इधर क्या लगाए हैं एक बल। क्या लगाए भैया? एक बल लगाए हैं। तो ये यहाँ से ऐसे क्या है चलना प्रारंभ कर दी है। बिना बल के कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे कोई हवा का पत्ता हिल रहा हो, चाहे कोई पेड़ हिल रहा हो, चाहे कोई पौधा हिल रहा हो,
चाहे हमारे पास गाड़ी खुद की काहे नहीं चल रही हो, चाहे बाइक चल रहा हो, चाहे कुछ भी होता है, कोई पत्थर लुढ़कता है तो भी बिना जो है बल के कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कोई पिंड है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम क्या होता है विरामावस्था में है तो उस पर हम बल लगा करके देखो बल लगा रहे हैं तो इधर गति होना चालू हो गई है। और मान लो अगर गति इधर चालू है और हम कहें कि अभी इधर था, अब हम कह रहे हैं कि इसी गति को हम इधर गति कर रही है लेकिन बल इसके क्या है अपोजिट में लगा दें, कह दें कि बल इधर लग रहा है तो ये क्या होगा विरामावस्था में क्या हो जाएगी विरामावस्था में, मतलब गति के विरोध में जब बल लगता है तो वो क्या करेगा उसको रोकता है, क्या है विराम में लाने के लिए, विराम में लाने के लिए। अगर गति की दिशा में ही बल लगे, अगर गति की दिशा में ही बल लगे तो मतलब गति को बनाए रखने के लिए ऐसा होता है, और गति के विपरीत दिशा में अगर बल लगे तो मतलब उसको विराम अवस्था में लाने के लिए होता है। जैसे हमारा फ्रिक्शन, घर्षण बल, ये सब क्या करता है हमारे गति का क्या करता है विरोध करना चाहता है न, लेकिन ये हमेशा ऐसा सही नहीं होता है। लगता है हमारे पास तो कोई वस्तु अगर क्या है विरामावस्था से गतिमान अवस्था में है तो भी न, तो हम कहते हैं गति क्या होगा, हमारे पास गति को कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब गति के नियम। आखिर हम देखेंगे गति में क्या अंतर है, विस्थापन में क्या अंतर है, किसे हम गति कहेंगे, किसे हम मोमेंटम कहेंगे, किसे हम कहेंगे कि ये मोशन है और ये क्या है केवल और केवल मूवमेंट है, क्या है मूवमेंट है। मूवमेंट में क्या होता है चीज़ अपने स्थान से हटती नहीं है, कोई भी चीज़ अपने स्थान से हटती नहीं है, और जो मोशन होता है वो उसमें चीज़ क्या है अपने स्थान से हट जाती है। तो पहली बात यही देखेंगे आखिर मोशन होता क्या है, आखिर मोशन होता क्या है। इसी के अंदर आता है मूवमेंट, इसी के अंदर आता है मूवमेंट। मोशन क्या होता है, चेंज क्या है इन पोजीशन, चेंज इन क्या है पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद क्या है टाइम, क्या विद टाइम, मतलब समय के साथ है किसी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है, चेंज इन पोजीशन विद क्या है टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं गति कहते हैं। जब समय के साथ मतलब समय बढ़ रहा है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति में होता है तो उसे गति कहते हैं, तो उसे गति कहते हैं। बेटा अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वो गति नहीं है। जैसे अभी बॉडी यहाँ थी, यहाँ पे रुकी हुई थी और कुछ समय बीता और वो यहाँ पे आ गई, तो मतलब उसकी गति हुई है, वो यहाँ पे आ गई। हम एक ही जगह खड़े होकर ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, वो हमारी गति नहीं है, उसको हम गति नहीं कहते हैं, वो गमन है। क्या जैसे पेड़ पौधे एक ही जगह खड़े होकर के अपनी डालियों को हिलाते रहते हैं तो वो गति नहीं, उसको हम क्या कहते हैं गमन कहते हैं। गति वो होता है, कॉमन भाषा में गति और गमन दोनों एक ही चीज़ होता है, क्योंकि चाहे गति हो चाहे क्या हो गमन हो, चाहे गति हो चाहे गमन हो, दोनों को ही क्या है निरंतरता बनाए रखने के लिए या रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो जिनको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, नहीं जिनको स्क्रीनशॉट आप लोग नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास है और 1 शॉट वीडियो होती है, तो आप जो है इसको नोट कर सकते हैं और जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम और आगे अभी चल के देखते हैं। चलिए तो आइए अब देखते हैं कि मान लीजिए कोई बॉल है, कोई गेंद है,
और उस गेंद को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए हम इसको क्या कह रहे हैं, गेंद। क्या कहेंगे बेटा, गेंद। अच्छे से पढ़िए, एकदम हिंदी में है आपकी, एकदम एनसीईआरटी का ही पूरा वर्ड रहेगा। गेंद है और गेंद को हम क्या करते हैं, विरामावस्था से, आप लोग भी नोट करते रहिए, गति की अवस्था में लाने के लिए, गति की अवस्था में लाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। भैया वो कैसे चलने लगा, बल की वजह से ही चलने लगा, वो बाह्य बल की आवश्यकता होती है। या किसी गतिमान वस्तु को न, या गेंद को ही कह रहे हैं, गेंद या किसी गतिमान वस्तु को गति की अवस्था से, गति की अवस्था से विराम में लाने के लिए, विराम में लाने के लिए, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बस आप नोट्स अच्छे से बनाइए। विराम में लाने के लिए भी बाह्य बल की आवश्यकता होती है, बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि किसी जो है ढाल पर, किसी तल पर हम लोगों को क्या कहता है, कोई भी चीज़ ढनकती है, कोई भी चीज़ क्या होती है, लुढ़कती है, तो क्या कहेंगे, आनत तल पर। आनत तल, आनत तल मतलब झुका हुआ। मान लीजिए एक ऐसा तल है और यहाँ पे जो है एक छत है और यहाँ पे कुछ ऐसा रखा था, एक बॉल रखा था और बॉल ढनक के यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, तो ये कैसे आ जा रही है, तो कहते हैं कि ठीक आनत तल से लुढ़कती गेंद, लुढ़कती गेंद, गेंद पर भी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बाह्य बल लगता है, बाह्य बल लगता है बेटा। बेटा जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ज़रूर लेंगे, और जिनको जो है लिखना है, जिनको नोट्स बनाना है वो नोट्स ज़रूर बनाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी लेके बैठिए और एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही सारी चीज़ों का एक मूल सार है। आपको जितना पढ़ना है, अभी नीट 2021 का जो है कल की डेट में मतलब हम लोगों के पास रिज़ल्ट निकल चुका है, और देखा आपने टॉपर को देखा है, सब के सब एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ही ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये फिजिक्स पूरी की पूरी हिंदी में पढ़ाई जा रही है। तो कहते हैं कि द्वारा बाह्य बल लगता है। एक पॉइंट और इसी में हम देख लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं कि भैया कोई देखिए दूर से, कोई क्या है, चुंबक, जब क्या है चुंबक, जब चुंबक लोहे की कील को, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, लोहे की कील को, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमेशा याद रखें, लोहे की कील को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, खींचता है, तो वह चुंबकीय बल, चुंबकीय बल लगाता है। मतलब ये भी क्या है, चुंबकीय बल है, ये भी क्या है, एक बाह्य बल है।
तो चुंबकीय बल लगाता है, ये भी एक बाह्य बल है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बाह्य बल के हमारे पास सूत्र क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बल हैं हमको जिनको हम बाह्य बल कह सकते हैं, जिनको हम बाह्य बल कह सकते हैं। तो हम यहाँ से मिटाते हैं ताकि हम आगे को थोड़ा सा लिखेंगे। जब चीज़ें इजी हैं, सरल हैं, तो आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है। जहाँ पे जब चीज़ें थोड़ा समझने लायक आती हैं, अभी ये स्टार्टिंग का एक बेस पॉइंट है केवल, तो इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाह्य बल के स्रोत क्या है। बाह्य बल के स्रोत, बाह्य बल के स्रोत। इसको इंग्लिश में लिखेंगे सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। SOURC, सोर्स ऑफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बाह्य बल के स्रोत क्या होंगे, कैसे हम बाह्य बल लगाएंगे। अगर हम देखो हाथ के द्वारा बल लगाएं तो भी ये क्या हो गया, हाथ के द्वारा लगाया गया बल, हाथ के द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल। दूसरा लिखेंगे वायु के द्वारा। अब पूरी जगह क्या लिखेंगे, यही चीज़ है, वायु के द्वारा लगाया गया बल। हाथ के द्वारा हम बल लगाएं, हम वायु के द्वारा बल लगाएं, हम किसके, देखो वाटर का फोर्स क्या है, जल धारा। जल का धारा भी जो होते बहुत तेज़ ना, जब देखो लोग धरना वरना देते हैं तो उनको पानी के फोर्स से जो है किया जाता है, रोका जाता है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, पुलिस वाले भी रोकते हैं, उसमें भी रोकते हैं, तमाम चीज़ों को। जब भीड़ ज़्यादा रहती है तो उसमें क्या रहते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या हो गया, फोर्स हो गया। जल धारा के द्वारा लगाया गया बल भी हमारे पास होता है। लाठी डंडा भी एक प्रकार का बल ही है, बाह्य बल है। किसी को धक्का मारना, किसी को करना मशीन से, मोटर से, ट्रैक्टर से, किसी भी प्रकार से जो है खींचना या धक्का देना, वो बाह्य बल है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ जो है सामान्य चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे हाथ के द्वारा बल लगाए, वायु भी लगाए तब भी द्वारा, जल धारा लगाए तब भी। हम घर्षण क्या है, घर्षण अगर उत्पन्न हो ना जो रोड के द्वारा, तो घर्षण के द्वारा लगाया गया बल भी। और घर्षण के द्वारा लगाया गया बल के बाद यहाँ पे भी हम लोग कुछ देखते हैं कि वो और कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के बाद अगर हम कहें तो कौन सा है, चुंबकीय बल। क्या कहेंगे, चुंबकीय बल। तो बेटा अभी हम देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सब हमारे प्रकाश क्या है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी अपनी तरफ खींच लेता है, चुंबकीय बल क्या करता है, खींचता भी है और दूर भी भेजता है। मतलब उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये सब हमारे पास प्रकृति के क्या हैं, कुछ बल हैं जिसको हम लोग बाह्य बल कहते हैं। अब अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि अभी जैसे ये सब बल आए हैं तो इसमें से कौन सा मूल बल है और कौन सा मूल बल नहीं है। तो बेटा आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी अब हम देखेंगे प्रकृति के मूल बल, जबकि आप इसको जो है थोड़ा सा और आगे वाले चैप्टर में देखें, जब हम कार्य, ऊर्जा और ये सब देखते हैं ना, तो वर्क, एनर्जी और पावर वाले चैप्टर में। फिर भी यहाँ पे क्योंकि बल की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इसको भी हटाते हैं कि हमारे पास प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं, जिसको कहा जाता है प्रकृति के मूल बल। प्रकृति मतलब समझते हैं ना, प्रकृति के नेचर, प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल का मतलब है बेटा, खूब अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए और बार बार एनसीईआरटी ही पढ़िए। इसको हम लिखते हैं फंडामेंटल, क्या है, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति के मूल बल जो है केवल और केवल सिर्फ 4 हैं, वैसे तो हैं 3,
लेकिन उनको 4 बना दिया गया। ठीक है, पहला आता है हमारे पास नाभिकीय बल। नाभिकीय बल का मतलब है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब प्रकृति के वो बल होते हैं जो नेचर में हैं और वो हमेशा लगते रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, जो शुरुआत से ही लग रहा हो ना, कि वस्तु की गति के बाद वो लगना ना प्रारंभ हुआ हो, वो हमेशा से ही लग रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति के मूल बल। तो कहते हैं नेचर में ही है। कहाँ पे है? नेचर में ही है बच्चों। हम लोग कोई चीज़ हमेशा करते रहें, उसी चीज़ करते हैं, लोग हमको कहते हैं ना, अरे ये चीज़ तो उनके नेचर में ही है, ये चीज़ उनके स्वभाव में, जैसे पढ़ाना मेरे नेचर में है, पढ़ना आपके नेचर में है, तो हम लोग कहते हैं। तो पहला हमारे पास हो गया न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग कहते हैं कौन सा? नाभिकीय बल। बेटा कौन सा बल है ये? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। और आप नाभिकीय बल में 2 पढ़ेंगे, एक प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब प्रबल, और दूसरे को पढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहेंगे बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए ये क्या हो गया? 2 ठो हो गया। तो इसी को बना दिए पहला, इसी को बना दिए दूसरा, जबकि हो वैसे। तो इसीलिए जब पहला ये दूसरा ये, तो हम लोग इसी को पहला दूसरा को चाहे जैसे याद रखना उसमें, तो वहाँ के हिसाब से दूसरा, यहाँ के हिसाब से दूसरा। तो दूसरा हमारे पास होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हमारे पास होता है क्या? बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमेशा लगता है और सब पे लगता है, इसीलिए इन बलों का नाम है प्राकृतिक बल। क्या है? प्राकृतिक बल। सब पे लगेगा। ऐसा कोई पिंड नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई बॉडी नहीं कि जिस पे गुरुत्वाकर्षण बल ना लगता हो, चाहे वो आसमान पे हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे फल हो, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त में भी, हमारी जो बॉडी है, हमारे खाने में, हमारा आहार नाल में। इसीलिए लोग कहते हैं खाना खाने के बाद टहलो या खड़े खड़े खाना खाओ, ताकि वो क्या, खाना आहार नाल में नीचे की तरफ खींचे। गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे तो हम लोग लैट्रिन बाथरूम भी ना हो पाएँ। ठीक है, इस टेबल पे, इस मेज़ पे, कहीं भी जितनी भी चीज़ें रखी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बॉडी है, चाहे जो हो, सब पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और निरंतर लगता रहता है। इसलिए इसको हम नेचर बल कहते हैं। क्या? नेचुरल फोर्स कहते हैं। और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, जो कि न्यूक्लियर फोर्स में। तो इसलिए इलेक्ट्रो मतलब यही चुंबक वाला ही, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको कहा जाता है, क्योंकि दोनों गुण आता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी जो मैग्नेटिक वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है बेटा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब विद्युत चुंबकीय क्या है? बल। अब हम आते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो एक बल हमारे पास बचता है, जैसे क्या बताइए सर जी? आप कहेंगे घर्षण बल तो सब में लगता है ना, बॉडी जब रुकी है तो घर्षण बल नहीं लगता है उस पर, लेकिन बॉडी जैसे चालू होती तब उसमें घर्षण बल लगता है, तब उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इसलिए ये भी याद रखिएगा कि ये बहुत पूछा जाता है कि हमारे पास घर्षण बल कौन सा है? वो प्रकृति का मूल बल नहीं है। तो बच्चों इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और उस पर अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से देते रहिए। और जो है एक बार में ना देख पाइए तो कई बार में देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। जितना खाली रहते हैं, जितना आपका डेटा बचा रहता है, कुछ भी होता है आपको देखना नहीं है तो वीडियो को चला के जो है उसको सुनते रहिए। बार बार चीज़ों को, वर्ड्स को सुनेंगे, एनसीईआरटी के पॉइंट्स रहते हैं सारे के सारे, तो आपको धीरे धीरे सुन सुन के भी याद होगा, सुन सुन के भी आपका मनन बहुत करना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग फिर और आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं। बस एक चीज़ हमको और लिखना है कि प्रकृति का मूल बल क्या नहीं है, तो स्पेशल पॉइंट्स है, उसको स्पेशल पॉइंट्स करके लिख लीजिएगा, नोट करके विशेष तौर से कि घर्षण बल
मूल बल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, या कहेंगे हम, देखो ये क्या हो गया, नोट है, इसको स्पेशल याद रखिएगा ना, कि नोट्स तो सब होता है लेकिन ये नोट है कि इसको नोट करिए, दिमाग में रखिएगा कि घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर मतलब यह प्रकृति का मूल बल नहीं है। हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख लें, घर्षण बल प्रकृति का मूल बल नहीं होता है। प्रकृति का मूल बल नहीं होता है, मूल बल नहीं होता है। इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा कि घर्षण बल प्रकृति का मूल बल, याद रखिएगा, नहीं होता है, होता नहीं होता है। चलिए, तो इसके आगे 2-4 पॉइंट्स और बचे हैं, उसको हम आज लोग कर लेते हैं। हम लोग इसी में देखेंगे कि ये घर्षण बल ही जो है क्या होता है, हमेशा विरोधी बल ही होता है, हमेशा। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, हमको जिधर हम बल लगा रहे हैं उधर ये विरोध करता है, लेकिन हमेशा गति का विरोध नहीं करता। क्योंकि अभी आप देखेंगे हम फोर्स में ऐसे पीछे जब बल लगा रहे हैं, तो हम जब पीछे लगाते हैं, अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम चल ही ना पाते। हम जब ऐसे पीछे बल लगाते हैं तो हम पीछे लगा रहे हैं और घर्षण हम पीछे की तरफ फोर्स खींच रहे हैं, हमारा बल किधर है, इधर, और हमको लगा रहा है इधर, तो इसीलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। तो बस इतना रखिएगा कि घर्षण बल हमेशा क्या होता है, विरोधी बल होता है, लेकिन ये को हमेशा गति का विरोधी बल होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम आते हैं, प्रकृति में सदैव ही विरोधी बल घर्षण बल क्या होता है, ठोसों के बीच लगता है, और श्यान बल क्या है, तरलों के बीच भी लगता है। तो क्या कहेंगे, घर्षण बल हमेशा विरोधी बल होता है। हमेशा क्या होता है बेटा, विरोधी। अभी ये सब शुरुआत है, बस बल होता है, ये चैप्टर की केवल भूमिका बन रही है, और इसी में आपको न जाने कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए शुरुआत अच्छी हो तो क्या है, इसका मतलब आधा काम ख़त्म, और अंत भला तो सब भला। इसलिए प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपको और भी अच्छी तरीके से पढ़ा सकें और भी हमको मोटिवेशन मिले। तो अगर दो ठोसों के बीच लगता है तो वो घर्षण बल है। तो घर्षण बल क्या होता है, जब दो ठोसों के बीच लगे, जब दो ठोसों के बीच लगे, ठोसों के बीच लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल। और जब दो तरल के बीच में लगता है, जब दो तरल के बीच विरोधी बल लगता है या विरोधी बल का आभास होता है, विरोधी बल लगता है, तो उसे श्यान बल कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। बेटा सुनते भी रहिए, अगर आपको थोड़ा बोर्ड की वजह से प्रॉब्लम होती है तो अगर आप सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे श्यान बल कहा जाता है। आइए हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये भी इसमें पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं अभी कि कोई वस्तु विराम अवस्था में थी तो उसको गति की अवस्था में लाने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ता है। अगर कोई कह रहे हैं कि वस्तु वो गति की अवस्था में ही हैं
तो बताओ क्या उसको हमेशा गति में बनाए रखने के लिए भी बाह्य बल की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, रोकने के लिए भी बाह्य बल की ज़रूरत पड़ेगी और हमेशा गति में भी बनाए रखने के लिए क्या होता है बताइए, बाह्य बल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें शायद कोई और बल काम कर रहा हो, शायद कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो, तो इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और फिर गति के नियम वगैरह सब हमारे पास आने लगे। चलो, तो ये पास हमारे पास था। तो हम लोग अभी बेटा कुछ जो है गति के नियम के जो है फंडामेंटल्स जो है देखे हैं, अभी कुछ मूलभूत सिद्धांत देखे हैं, कुछ अभी थोड़ी सी बेसिक्स हम लोग देखे हैं उसका, और अब हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होते हैं गति के नियम, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का क्या है तीसरा नियम। प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस और क्लास 11th की NCERT चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स की आप पढ़ रहे हैं गति के नियम। प्लीज़ NCERT ज़रूर पढ़िए और अच्छे से नीट की तैयारी अभी से करिए, तब जाके आपका 2023 में सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी आप 11th में हैं। 12th वाले तो चाहेंगे तो अभी उनका 2022 में ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जिनको नोट करना होगा बेटा वो नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे।